गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भेद पाठ को पढ़ा था और आज अपन पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के पाठ का नाम है बाजार दर्शन। आज अपन जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन को पढ़ रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म होता है 1905 में यूपी के कोडियागंज नामक स्थान पर और इनकी मृत्यु होती है सन 1988 में। इनकी मृत्यु कब होती है? 1988 में। जैनेन्द्र कुमार के बारे में एक बात और है जो अपने बुक में नहीं दी हुई है। जैनेन्द्र कुमार, इनका मूल नाम आनंदीलाल था। जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम क्या था? जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम था आनंदीलाल। बाद में उन्होंने अपना नाम जैनेन्द्र कुमार कर लिया। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात किए। जैनेन्द्र कुमार जो कि मनोवैज्ञानिक कहानीकार कथाकार के रूप में आते हैं। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक कहानीकार और कथाकार के रूप में आते हैं। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वियना के एक लेखक हुए, उनका नाम हुआ है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जैनेन्द्र कुमार पर और वे मनोवैज्ञानिक कहानी और कथाकार बन जाते हैं। सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक है। सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है और उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जैनेन्द्र कुमार पर। और जैनेन्द्र कुमार ने भी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ और कथा साहित्य लिखना शुरू कर दिया था उनके प्रभाव के बाद। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, मुक्तिबोध, जयवर्धन उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और मुक्तिबोध जो उनका उपन्यास है, मुक्तिबोध जो उनका उपन्यास है उसके ऊपर 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जैनेन्द्र कुमार को मिलता है। जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिलता है? उनके उपन्यास मुक्तिबोध पर मिलता है। और कब मिलता है? 1966 के अंदर मिलता है। 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है जैनेन्द्र को उनके उपन्यास मुक्तिबोध के ऊपर। उनके कहानी संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब, ये उनके कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र ने लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं। जैनेन्द्र ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं? जैनेन्द्र ने लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं जो कि उनके जैनेन्द्र रत्नावली नामक 8 भागों में हैं। जैनेन्द्र की 200 कहानियाँ जैनेन्द्र रत्नावली नामक 8 भागों में हैं। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया है। मुंशी प्रेमचंद जो कि उपन्यासकार हुए हैं, जो कि भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार हुए हैं, उन्होंने प्रेमचंद ने जैनेन्द्र को भारत का गोरकी कहा है। जैनेन्द्र को प्रेमचंद ने क्या कहा है? भारत का गोरकी कहकर उन्हें संबोधित किया है। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद का गहरा मंथन किया गया है। एक बात और, जैनेन्द्र को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। जैनेन्द्र को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। प्रस्तुत निबंध जो कि अपनी इस बुक में जो निबंध दिया गया है बाजार दर्शन, जो कि यह निबंध है बाजार दर्शन, जैनेन्द्र का यह बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। बाजार किसके लिए है? हमारे किस काम आता है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम आता है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है।
विक्रेता जो बेचने वाला है, क्रेता जो खरीदने वाला है, दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। संतोष और तृप्ति यानी बहुत खूब पा लिया। तृप्ति का अर्थ होता है पा लेना या जो भी अपने पास आ गया वो बहुत है। तृप्ति के भाव जगाता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपने आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। जो कि अब जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति आई है बाजारों के अंदर, इसने क्या है कि क्रेता के मन के अंदर आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बाजार को क्या बना लिया है? आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना लिया है। हम बिना किसी आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीद लेते हैं। अरे हमें ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी अपन बाजार गए और किसी दुकान पर किसी चीज़ को देखा, किसी पर किसी चीज़ को देखा और अपने पास 2 रुपये हैं तो अपन ने वो चीज़ क्या कर ली? खरीद ली। अपन उस अनावश्यक रूप से उस वस्तु को खरीदकर घर में ले आते हैं। यही उपभोक्तावादी नज़रिया, यही क्या है? बाजार का उपभोक्तावादी नज़रिया, बाजारूपन, बाजारीकरण यही है। अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं तो इसे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या वृद्धि के लिए। अब इसके अंदर जैनेंद्र क्या कह रहे हैं? जैनेंद्र कह रहे हैं बाजार की जो उपभोक्तावादी दृष्टि है वह आज ज़्यादा बढ़ रही है। बाजार के अंदर बाजारोपन ज़्यादा बढ़ रहा है। अपन बाजार गए, किसी अपन को उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है और अपन उस चीज़ को खरीद कर ले आते हैं। अरे आवश्यकता होती है तो सारे खरीदते, बिना आवश्यकता के ही उस सामान को खरीदना, यही बाजारीकरण है। यही क्या है? बाजारीकरण। हमें आवश्यकता हो उतना ही हमें खर्च करना चाहिए और उतना ही सामान हमें खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बाजार का क्या संतुलन बना रहता है। हमें आवश्यकता ही नहीं है और हम 10 चीज़ घर पर ले आते हैं। उससे क्या होता है? एक तो अपना पैसा इन्वेस्ट होता है, बिना मतलब के इन्वेस्ट होता है, और दूसरा उस चीज़ की खपत बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे कोई एक मामूली चीज़ लेने और लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा ये क्या है? बोले यह जो साथ थी। जैनेंद्र कुमार अपने निबंध में कह रहे हैं कि एक बार मेरे मित्र क्या है कि मार्केट गए थे, बाजार गए थे किसी छोटी सी चीज़ को लाने के लिए, लेकिन साथ में लेकर आए बड़े बड़े बंडल। साथ में बहुत सारे बड़े बड़े बंडल लेकर आए तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा यह जो साथ थी। यह जो साथ थी किसके लिए? यह जो साथ थी, यह शब्द जैनेंद्र के दोस्त ने कहा है अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए कहा है? अपनी पत्नी के लिए। उनका आशय था यह पत्नी की महिमा है। जो बड़े बड़े बंडल साथ में थे, ये किसकी महिमा है? ये पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस समय इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है और यह वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में तो एक तत्व को महिमा से विशेष है। यह तत्व मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी है। अब जैनेंद्र के दोस्त क्या कहते हैं? उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा। आशय यानी तात्पर्य। उनका क्या तात्पर्य था? उनका तात्पर्य था कि यह जो मैं बंडल साथ में लेकर आया हूँ, जो बड़े बड़े बंडल लेकर आया हूँ, यह महिमा मेरी पत्नी की है। उन्होंने ही मुझसे मार्केट से खरीदवाया है और मैं उस महिमा का कायल हूँ। यानी मैंने उस महिमा को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। आदिकाल से ही इस विषय में पति पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। आदिकाल यानी प्राचीन काल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता ही प्रमाणित है।
और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? वे कह रहे हैं कि अगर इनको इकट्ठा स्त्री न करे तो क्या आदमी करेगा? अरे स्त्री सबसे ज़्यादा इकट्ठा करती है। इस बात को बोलकर उनके दोस्त क्या है कि खुद का पीछा छुड़ा रहे हैं। अपने पत्नी को आगे करके उनके दोस्त क्या कर रहे हैं? खुद का पीछा छुड़ा रहे हैं। सच तो यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। वह क्या कर रहे हैं? स्त्री को आगे कर दिया और खुद पीछे हट गए। अपनी पत्नी को आगे कर दिया, खुद पीछे हट गए। उनको आगे करके अपने खुद से पीछा छुड़वा रहे हैं। मूल में एक और तत्व को महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसे की गर्मी कैसे? अरे अपने कोई पैसे की गर्मी नहीं है। जिसके पास अनाप शनाप पैसे हों, 2 रुपये, जिसके पास पहले कुछ नहीं था अब 2 रुपये आ गए, तो उनकी क्या है? पैसे की गर्मी है। पैसे की गर्मी है। बहुत सारा पैसा पास में आ गया है, बहुत सारा पैसा पास में आ गया, तो वह क्या हो गया? पैसे की गर्मी हो गई। वह एक बात को बार बार बोलते हैं। चीज़ खरीद लेते हैं, अनाप शनाप चीज़ बाज़ार से ले आते हैं। ये क्या होती है? ये होती है पैसे की गर्मी। अगर उनके पास अनाप शनाप पैसे हैं तभी तो वह लेकर आ रहे हैं, नहीं तो ज़रूरतमंद चीज़ ही वो लेकर आते, नहीं तो ज़रूरतमंद चीज़ ही बाज़ार से लेकर आते। पैसा पावर है, उसके सबूत के आसपास माल टाल ने जमा हो तो वह क्या खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। जैनेंद्र क्या कह रहे हैं? जैनेंद्र कह रहे हैं पैसा क्या है? पैसा पावर है। पावर यानी शक्ति है। पैसा क्या है? शक्ति है। पर उसके सबूत के आसपास माल टाल न जमा हो। सबूत कहते हैं प्रमाण। अब किसी आदमी के पास कितना पैसा है इस बात का प्रमाण कैसे होगा? अगर एक आदमी सीधा साधा रह रहा है और उसके पास करोड़ों रुपए है तो वह पैसा दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो किसी दूसरे आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा है? तभी ये कह रहे हैं कि उसके आसपास माल टाल जमा न हो तो वह क्या खाक पावर है। तो ये कह रहे हैं कि उस पैसे के पास बहुत सारा माल जमा नहीं हो तो वह क्या खाक सकती है? वह कोई शक्ति थोड़ी ही है, वह तो पड़ा है, उसे वह यूज ही नहीं ले रहे। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। अब कह रहे हैं कि पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब कौन देखता है? भाई कोई नहीं देखता है। बैंक हिसाब कोई नहीं देखता है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब, अगर उनके पास पैसा है और वो दिखा नहीं रहे हैं तो उसका कोई बैंक हिसाब तो कोई देखेगा? कोई बैंक हिसाब कोई नहीं देखता है, तो वह क्या खाक पावर है। पर पाल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं, जैनेंद्र कुमार क्या कह रहे हैं? जैनेंद्र कुमार कह रहे हैं कि उनके पास जो सामान है वह क्या है? अगर उसके पास बड़ा सारा मकान है वह तो हमें दिख ही रहा है, उसके पास 2-4 गाड़ियाँ हैं वह भी दिख रही हैं, तो अपन क्या सोचेंगे? अरे यार इसके पास पैसा बहुत है। अपन उसका बैंक बैलेंस देखने थोड़ी ना जाएंगे, बैंक बैलेंस देखने नहीं जाएंगे। अपन उसे ही देखेंगे कि इसके पास कितना माल है। माल कौन सा माल? माल उसका जो घर है, जो बड़ा सा घर है वही उसका माल है। उसके पास 2-4 गाड़ियाँ हैं वो दिख रही हैं, घर बड़ा सा दिख रहा है, रहने का तौर तरीका उसका दिखाई दे रहा है, और रोज़ बाज़ार से सामान बैग भर भर कर सामान लाता है, तो लोग देखते हैं यार इसके पास पैसा बहुत है, रोज़ सामान ले जाता है। कितना सामान ले जाता है? इसके पास रुपया बहुत है, इसके पास रुपया बहुत है, बहुत ज़्यादा सामान ले जाता है। यही परचेजिंग पावर है। यही परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति है। और उसी में पावर का, उसी में शक्ति का क्या है? मज़ा है। उसी में शक्ति का मज़ा है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं, बुद्धिमान होते हैं।
बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उनके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। संयमी यानी जो संयम बरतते हैं, जो अनावश्यक सामान नहीं लाते। संयम यानी खुद पर कंट्रोल रखते हैं। लोग क्या है, संयमी भी होते हैं, खुद पर कंट्रोल करने वाले भी। वे जो फिजूल का सामान है, यानी बिना जो काम का सामान है उसे नहीं खरीदते। काम का सामान तो सभी खरीदते हैं, और बिना काम का सामान वही खरीदते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वह पैसे को दिखाना चाहते हैं। किन्हीं दूसरों को पैसे को दिखाना चाहते हैं, वही फिजूल का सामान खरीदते हैं। लेकिन कई लोग संयमी भी होते हैं, वह फिजूल का सामान नहीं खरीदते। फिजूल के सामान को क्या समझते हैं? फिजूल ही समझते हैं। और वे क्या करते हैं? पैसे को जोड़ते जाते हैं, यानी पैसे इकट्ठे करते जाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं बुद्धिमान लोग। ऐसे लोग क्या होते हैं? बुद्धिमान लोग। और वे बुद्धि और संयम से पैसे को जोड़ते चले जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना ही निश्चय समझते हैं कि उनके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, कि उनके पास जो पैसा है कहीं अचानक उनका काम कहीं ना अटके। वे इतना ही उसे यूज में लेते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनके मन गर्व से भरा फूला रहता है। और उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है क्योंकि उनके पास पैसे हैं। वह जानते हैं किसी दूसरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वह जानते हैं कि उनके पास पैसा खूब है, उनके पास पैसा है, उनका काम कहीं नहीं अटकेगा। अगर उनके पास उनके किसी भी प्रकार की मुसीबत आएगी तो वे अपने पैसे से अपना काम निकाल लेंगे। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। अब मैंने जैनेंद्र कुमार कह रहे हैं अपने दोस्त से कह रहे हैं कि ये कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए बचाओ। उन्होंने अपना मनी बैग यानी पैसे का जो बैग था, अपना पर्स था, अपना वॉलेट पर्स वो के सामने रख दिया और बोले आज तो सब कुछ चला गया। अब जो रेल टिकट के हैं वही पैसे बचे हैं। कि जितना मेरे पर्स में था, जितना मेरे वॉलेट में था, वो सारा चला गया। अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ रेल टिकट के पैसे बचे। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता पास में तो सामान और आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपने परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। जैनेंद्र कुमार क्या कह रहे हैं? जैनेंद्र कुमार कह रहे हैं कि मैंने सोचा। अब उन्होंने सोचा, जब उनके दोस्त ने वॉलेट सामने रखा तो उन्होंने सोच लिया अगर इस बंदे के पास रुपए और होते तो ये और सामान लेकर आता, यह सामान और लाता, चाहे वह सामान ज़रूरत का हो या फिजूल का हो। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया है। वह जो सामान लेकर आए हैं वह सामान है जो ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया है। किसकी तरफ आया है? परचेजिंग पावर, यानी जो खरीदने की शक्ति है उसकी तरफ आया। और खरीदने की शक्ति क्या है? पैसा है तो खरीदने की शक्ति नहीं है, और पैसा नहीं है पास में, अरे आपका बटवाई खाली है तो आप क्या खरीद कर लाओगे? तो आपकी परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर आपके पर्स में मान लो 1000 रुपये और आप 900 रुपये की चीज़ खरीद कर ले आए, 100 रुपये बचे, या 950 रुपये खरीद कर ले आए, 50 रुपये बचे, यह आपकी परचेजिंग पावर है। तो जैनेंद्र ने सोचा कि अगर मेरे मित्र के पास रुपए और होते तो यह और सामान खरीद कर लाता, वह सामान चाहे जरूरत का न हो। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ, और वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। मैंने कहा कि इतना कुछ क्यों ले आए? मित्र बोले कुछ न पूछो यार, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो न फंसे। अब आप जैनेंद्र अपने मित्र से कह रहे हैं कि आप इतना सामान क्यों लेकर आए? तो उन्होंने मित्र ने कहा
कि यार कुछ न पूछो, यार पूछे मत, ये बाज़ार है या शैतान का जाल है, जो भी जाता है इसके अंदर फंस जाता है और आदमी क्या है खरीदने पर मजबूर हो जाता है। बाज़ार के लोग सामान को ऐसा सजा धजा कर रखते हैं कि ये भी ले, और मन में आता है, सजे हुए सामान को देखकर मन में आता है कि इस चीज़ को भी ले लें, इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, एक चीज़ भी छोड़ने का मन नहीं करता। बेहया ही है जो न फंसे, कि कोई बिरला ही आदमी ऐसा हो बचता है जो कि इस माया जाल में ना फंसे। मैंने मन से कहा ठीक। बाज़ार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या जाता है, अजी आओ। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाहे जगती है। चाहे मतलब अभाव चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसने अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है। एक और मित्र की बात है, वह दोपहर के पहले गए बाज़ार, कहीं शाम को वापस आए और खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार को क्या देखते रहे? बाज़ार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाज़ार? तब मैंने कहा कुछ लाए क्यों नहीं? बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता है। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि बाज़ार आमंत्रित करता है, बाज़ार लोगों को क्या है, आमंत्रित करता है और कहता है आओ और मुझे लूटो। यानी बाज़ार कहता है आओ और मेरे अंदर से खरीदारी करो, बाज़ार से खरीदारी करो, आमंत्रित करता है, लोगों को आकर्षित करता है कि आओ और खरीदारी करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास, वो कहता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारे पास क्या लेना है और क्या नहीं लेना, तुम्हें क्या लेना है और क्या नहीं लेना, तुम तो सारा कुछ ही खरीद डालो। और यही बात, इसी प्रकार कवि कहते हैं कि इससे बाज़ार में क्या है, असंतोष और तृष्णा जागती है मनुष्य के अंदर। इस प्रकार के बाज़ार से मनुष्य के अंदर असंतोष और तृष्णा जागती है। वह अपने एक और मित्र की बात कहते हैं कि मेरा एक और मित्र था, बाज़ार गया। मेरा एक और मित्र था जो कि बाज़ार गया, लेकिन बाज़ार से लौटा तो खाली हाथ। मैंने उससे पूछा कहाँ गए? तो बोले बाज़ार गया था। कुछ लाए नहीं? बोले नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? बोले सब कुछ लाने को जी कर रहा था, खरीदूं क्या और किसको खरीदूं और किसको छोड़ूं, इस असमंजस के अंदर था कि क्या लूं और क्या छोड़ूं, क्या लूं और क्या नहीं लूं, किस चीज़ को छोड़ूं। यह सब कुछ लेने को तो जी होता है, लेकिन कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना। लेकिन मेरा जी करता था कुछ थोड़ा सा ले लूं और बाकी सारा छोड़ दूं। थोड़ा सा लेने का मतलब था थोड़ा सा लिया और बाकी तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरा जी चाहता था कि सारा कुछ ही ले लूं। समझ में नहीं आ रहा था, और मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था। इस प्रकार बाज़ार आदमी को क्या है, आकर्षित करता है कि आओ और मुझे लूटो। लेकिन आदमी के मन में संतोष होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। यह आप निश्चय कर बाज़ार जाओ, आपको क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी है। जो चीज़ लेनी है बस उस चीज़ को लिया, उस सामान को लिया और वापस आ गए, तो बाज़ार है सार्थक। और आप गए और बाज़ार की चकाचौंध में घूम लिए और अनावश्यक सामान ले आए, तो बाज़ार आपके लिए क्या है, हानिकारक है। ओके।
थैंक यू। आगे का पढ़ेंगे कल, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आप बाजार दर्शन जैनेन्द्र को एक बार फिर से पढ़ना, जैनेन्द्र के बारे में एक बार फिर से पढ़ना। इनका जन्म होता है 1905 में और मृत्यु होती है 1988 में। ठीक है, इनका जो परिचय है वो एक बार आप फिर पढ़ना। ओके, थैंक यू।